ट्रांसफर वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने कंडक्शन कर लिया था। कंडक्शन में हमने हीट ट्रांसफ़र के बारे में बात कर ली थी, थर्मल करंट के बारे में बात कर ली थी, थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर ली थी, राइट। आज हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ आइस इन अ लेक, और उसके बाद कन्वेक्शन के बारे में 2-3 बातें करेंगे, और फिर हम रेडिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ग्रोथ ऑफ आइस इन अ लेक, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एक्चुअली। ग्रोथ ऑफ आइस इन अ लेक, विंटर्स में क्या होता है, सर्दियों में जो झील होती है ना, उसके ऊपर ठंडी हवा होती है। जैसे मान लो ये आपकी कोई झील है, इस पर बर्फ जमी हुई है, थोड़ी सी बर्फ जमी है मान लो। तो ये जो बर्फ जमी हुई है ना, ये मान लीजिए x थिकनेस की जमी हुई है। अब इसके नीचे जो है ना वो पानी है। हाँ जी, लेक में पानी होता है वैसे तो ये वाटर है बेटा, और ये वाटर जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है। बिल्कुल, पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो ही नहीं सकता, इतना ही रहेगा, राइट। ये बर्फ जमी है यहाँ पर, मान लो किसी समय x थिकनेस की बर्फ जम चुकी है। उसके ऊपर जो एयर है ना वो है -θ डिग्री सेल्सियस। निश्चित रूप से जो हवा है बर्फ के ऊपर की वो ठंडी है, ठंडी है इसीलिए बर्फ जमी है। अगर ये हवा ठंडी ना होती तो ये बर्फ जम ही नहीं सकती, राइट। तो अब देखिए आप क्या है कि ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, ये θ डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर बाहर की तरफ होगा, तो ये हीट जाएगी इधर, है ना, ओके। अब जब ये हीट जाएगी तो इस हीट के कारण जब ये ठंडा होगा ना पानी और बर्फ जमने लग जाएगी। मान लीजिए dx बर्फ फर्दर जम गई है, और जम गई है dx, तो ये dx एक्स्ट्रा बर्फ जम गई है। x तो पहले से जमी हुई थी, dx और जम गई है ना। तो हम कहेंगे कि x इज थिकनेस ऑफ द आइस लेयर, थिकनेस ऑफ द आइस लेयर ऑलरेडी। तो x इज थिकनेस ऑफ द आइस लेयर ऑलरेडी। अब हम इसमें बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि इफ dx इज फर्दर ग्रोथ इन आइस लेयर से इन dt टाइम, से इन dt टाइम, हाँ जी, dt कोई छोटा सा टाइम है, उसके अंदर dx ग्रोथ और हो गई है। दैट dx ग्रोथ इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, ओके। सो रेट ऑफ, सो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस लेयर, this will be dx upon dt, dx upon dt। अब अगर मान लीजिए इसका एरिया ऑफ जो है ना सरफेस, वो मान लीजिए a है ना, तो एरिया a है और dx थिकनेस है। तो ध्यान दीजिए dv इज आइस वॉल्यूम इन dx थिकनेस, आइस वॉल्यूम इन dx थिकनेस। dx थिकनेस में जो आइस का वॉल्यूम होगा ना, वो वॉल्यूम क्या होगा, a इंटू dx होगा, a इंटू dx होगा, ये dv होगा बेटा। अब जब ये dv होगा तो इसका मास कितना हो जाएगा, देखिए m, dm इज मास ऑफ आइस इन थिकनेस dx, मास ऑफ आइस इन थिकनेस dx। तो दिस इज a dx इंटू रो, ये आया dm, ये रो आ गया, राइट। अच्छा, जब ये रो आ गया तो अब हम कहेंगे आपसे कि dm इक्वल टू a रो dx, ये आपका dm आ गया। अब इस मास के लिए, इतनी आइस जमने के लिए कितनी हीट चाहिए, तो वो देखिए dh इज heat to be released
heat to be released for dm mass of ice। मतलब एक इतना मास और पैदा हो, इसके लिए कितनी हीट रिलीज करनी पड़ेगी, तो वो हीट होगी बेटा dm इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो भी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF। व्हाट इज LF? LF इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ध्यान दो आप, राइट। अच्छा, अब जब आपके पास में ये सब आ गया है तो इसको एक बार लिख दीजिए आप, ए रो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू dx, ये आपका dH आ गया बेटा। तो रेट ऑफ हीट लॉस इट इज इक्वल टू dH अपॉन dt, dH अपॉन dt। ये आपका आ जाएगा बेटा ए रो एल एफ इंटू dx अपॉन dt। ये देखो, ये आपका जो है हीट लॉस आया था ना, तो इसको हमने टाइम के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपके पास। अच्छा जी, नाउ एज पर डेफिनिशन ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट कंडक्शन की जो डेफिनेशन है ना, वो क्या थी आपकी? हीट कंडक्शन की आपकी जो डेफिनेशन थी ना, वो बेटा ये थी, कैपिटल H इक्वल टू था के ए डेल्टा थीटा टी अपॉन एल, ये आपका H था। अब आप इसको कर दीजिए dH अपॉन dt, dH अपॉन dt इट इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल, ये dH अपॉन dt आ गया ना। अच्छा, जब ये के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल, ये dH अपॉन dt आ गया, तो dH अपॉन dt आ गया, तो अब आप ऐसा करिए, उसको रखिए वहां पे। ध्यान दीजिए, ये H का फॉर्मूला था, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है ना, तब ये dH अपॉन dt आया है। अब आप इस dH अपॉन dt को उस dH अपॉन dt से इक्वेट कर दीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये वाला जो dH अपॉन dt था, ये हमने कैलकुलेट किया था आइस के फ्रीजिंग के लिए। तो आप स्टेप वाइज स्टेप अगर चेक करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले ये एक लेक थी, लेक में पानी था, पानी के ऊपर थोड़ी सी बर्फ ऑलरेडी जम चुकी थी, जिसको हमने कहा था x थिकनेस इज देयर, है ना। तो थिकनेस ऑफ आइस लेयर ऑलरेडी, ये जो x थी, इसके बाद में dx लेयर और आ गई। यहां पे टेम्परेचर था -θ और ये टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। जब हीट बाहर निकलेगी तो नेचुरल है कि आइस और जमेगी, है ना। तो इफ dx इज फर्दर ग्रोथ इन आइस लेयर से इन dt टाइम, सो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस लेयर इज dx अपॉन dt, राइट। ओके, dv क्या होगा? dv होगा आइस वॉल्यूम इन dx थिकनेस, तो a dx आ जाएगा। dm आएगा मास ऑफ आइस इन द थिकनेस, दैट इज a dx इंटू रो। तो ये dm बराबर a रो dx आएगा, राइट। ओके, तो ये LF इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ गया आपके पास में। dH इक्वल टू हीट टू बी रिलीज फ्रॉम dm मास ऑफ आइस, तो ये dm इंटू LF, a रो LF dx आ गया आपके पास। रेट ऑफ हीट लॉस आपके पास में आ गया dH अपॉन dt, तो ये a रो LF dx अपॉन dt है, ठीक है। नाउ एज पर डेफिनेशन ऑफ द हीट कंडक्शन, ये तो अपनी वो बात हो गई बेटा, जैसे जैसे मासेज आया। देखो मास को हम जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में वो आ जाएगा। अब हमारे पास में एक डेफिनेशन ऑलरेडी ये थी, फंडामेंटल डेफिनेशन जो हमने कंडक्शन की दी थी, उस कंडक्शन की डेफिनेशन को हमने डिफाइन कर, मतलब वो डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास ये आ गया। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, इसमें dH अपॉन dt है, इसमें भी dH अपॉन dt है, दोनों को इक्वेट करिए आप। तो देखिए मैं कर रहा हूं दोनों को इक्वेट, a रो LF, है ना, LF dx अपॉन dt, राइट। अब यहां देखना आप, मैं क्या लिखने वाला हूं, के ए एल को लिखने वाला हूं x, ये l है ना, इसको लिखने वाला हूं x, और डी थीटा को लिखने वाला हूं डी थीटा को लिखने वाला हूं 0 माइनस थीटा। ये बात, ये l जो है ना वो x थिकनेस है, और डी थीटा आपका 0 में से
माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट करिए, क्योंकि पानी 0 डिग्री सेल्सियस का है, ऊपर जो हवा है वो माइनस थीटा डिग्री सेल्सियस की है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखिए आप dx अपॉन dt है आपके पास, तो आप एक काम करो, x dx को इधर ले आइए, है ना, x dx को इधर ले आइए, सबको इधर ले आऊंगा ना। हाँ देखो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, x को भी इधर ले आता हूँ, dt को उधर ले जाता हूँ खाली, है ना। एक बार मैं इसको अच्छी तरह से ऐसे और लिख देता हूँ, k a थीटा अपॉन x, देखना जरा, k a थीटा अपॉन x, राइट, ओके। अब आप देखो a से a उड़ा दो, पहले तो a से a उड़ा दो, हटाओ। अब देखना जरा, रो है, एल एफ है, और k है, और थीटा है, और ये x dx है, राइट, ओके। रो एल एफ के थीटा, और ये x dx है, और ये क्या है, dt है, तो चेक करो, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके t तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके x तक। 0 का मतलब है हम पहले मान लेते हैं बिल्कुल भी आइस नहीं थी, है ना, तो अब एकदम x तक की पूरी लेंथ निकाल देंगे हम। तो देखिए कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, रो एल एफ अपॉन के थीटा को आप बाहर निकालिए, है ना, और ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, इट इज इक्वल टू टी। तो आपके पास में टाइम आ गया, आपके पास में टाइम आ गया। टाइम क्या आया है आपके पास, रो एल एफ अपॉन के थीटा इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आपके पास में टाइम आ गया। यानी कि एक्स ग्रोथ में इतना टाइम लगेगा कि अगर आपकी आइस लेयर जमना शुरू हुई है आज, तो वो टी टाइम में इतना जम जाएगी। अब देखिए फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे का अगर रेशियो निकाला जाए कि पहले दिन कितनी आइस होगी, दूसरे दिन कितनी आइस होगी, तीसरे दिन कितनी आइस होगी, क्योंकि लेक में तो धीरे धीरे जमती आइस है ना। तो फर्स्ट डे का अगर रेशियो निकालें, सेकंड डे का रेशियो निकालें, थर्ड डे का रेशियो निकालें, फोर्थ डे का रेशियो निकालें, तो ये रेशियो आएगा आपका t प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो t प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 1:4:9:16, इस तरह का ये रेशियो आएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका ग्रोथ ऑफ आइस वाली बात पूरी हो गई। देखिए आप लोग अब अपना फॉर्मूला चार्ट खोलो एक बार, ओपन दी फॉर्मूला चार्ट प्लीज। इसमें फॉर्मूला चार्ट में जो है ना, आप सीधे पेज नंबर 1 पर आ जाइए, क्योंकि 3 और 4 को हम पहले डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि आपकी डीपीपी उसी ऑर्डर में जमी हुई थी। अब हमने क्या किया है कि हीट ट्रांसफर को स्टार्ट किया है। देखो टाइम टेकन इन डबल, ट्रिपल एंड द थिकनेस ऑफ द आइस आर, ये है रेशियो। आप देखिए पेज नंबर 1 पे एकदम लेफ्ट डाउन पे आएंगे तो वहाँ पे आपको, अच्छा इन्होंने x की जगह y ले रखा है, देखिए x की जगह y ले रखा, अपन ने x लिया है, वो कोई खास बात नहीं है वो तो, है ना। आप d भी ले सकते हैं, आपके एग्जाम में वो कुछ भी कह सकते हैं थिकनेस को, राइट। तो ये आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में आप आ जाइए कॉन्वेक्शन पर। तो ध्यान दीजिए सभी बच्चे, ये जो है ना फॉर्मूला चार्ट जो है, इसमें देखो कॉन्वेक्शन के 4-5 पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट डाउन करने हैं सारे, प्लीज। कॉन्वेक्शन के जितने भी पॉइंट्स हैं इनको नोट करिए प्लीज, नोट डाउन। नोट एक्चुअल में क्या होता है कि वैसे तो कॉन्वेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये है ना सिंपल डेफिनेशन तो पूछ ही लेते हैं, कम से कम स्कूल वाले तो पूछ ही लेते हैं। तो देखिए कॉन्वेक्शन का क्या मतलब है, हीट फ्लो ड्यू टू मॉलिक्यूलर शिफ्टिंग और मास शिफ्टिंग। मैंने आपको पढ़ाया होगा स्टार्ट में कि अगर मान लो हम पानी को गर्म करते हैं ना, तो ये इस तरीके से गर्म होकर के ऊपर जाता है और ऊपर से ठंडा मॉलिक्यूल नीचे आता है, तो एक तरीके से मास ट्रांसफर होता है। तो कॉन्वेक्शन is the heat flow due to molecular shifting or mass shifting. Natural convection takes place due to density difference, generally hotter region in low density and colder region in high density region. Yes. Actually जो cold होता है ना बेटा, cold का वॉल्यूम जो है कम होता है और hot का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसलिए डेंसिटी hot की कम होती है और cold की ज़्यादा होती है हमेशा, ठीक है। और तो नेचुरल कॉन्वेक्शन तो हमेशा जो है ना, ये समझ लीजिए कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ होता है, तो वो
चलता रहता है। लो डेंसिटी हाई टेम्परेचर वाली होती है, तो ऐसे घूमता रहता है। हीट ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ कारण होती है, और इसमें ग्रेविटी का भी रोल होता है नेचुरल कन्वेक्शन में, राइट। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, ओके। लेकिन जो फोर्स कन्वेक्शन होता है बिकॉज ऑफ हमारा पंखा या एसी या मतलब जैसे ब्लोअर, इसमें क्या होता है, फोर्स भी करता है कि फोर्स कन्वेक्शन जो है ना वो होता है उसके अंदर, हम डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं, दैट इज द फोर्स कन्वेक्शन, ठीक है। तो हार्ट जो है वो बढ़िया एग्जांपल है, मैंने पहले भी आपको बता दिया होगा, है ना। थर्मल रेडिएशन की बातें अब हम करेंगे। थर्मल रेडिएशन, एक्चुअल में रेडिएशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट मोड है हीट ट्रांसफर का। तो देखिए जी, रेडिएशन और थर्मल रेडिएशन, यहां पे मैं आपको थोड़ी बातें बता देना चाहता हूं। रेडिएशन और थर्मल रेडिएशन और हीट रेडिएशन, और हीट रेडिएशन, देखिए मैं सबसे पहले आपको अपने जो रेडिएशन होने हैं ना इनके बारे में कुछ बातें बता दूं। सबसे पहली रेडिएशन जो होती है ना वो ईएम वेव्स होती है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो लैम्डा होती है ना वो 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी होती है, 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी होती है ईएम वेव्स की लैम्डा। अच्छा, लेकिन जो हीट रेडिएशन होती है ना इनकी लैम्डा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि रेडिएशन का जो पूरा का पूरा जो है ना वो स्पेक्ट्रम बता देता हूं मैं आपको। जैसे गामा रेज के बारे में आती है बाद में आती है एक्स रेज के बाद में आती है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, है ना। अल्ट्रावायलेट रेज के बाद में आती है विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट के बाद में आती है इंफ्रारेड के बाद में आती हैं फिर लॉन्ग वेव्स, जो उसमें टीवी एंड मोबाइल ये सब होती हैं। तो ध्यान दीजिए गामा रेज जो है ना इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻⁻12 10⁻⁻13 की रेंज की होती है ये। एक्सरेज की जो एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻9 से 10⁻⁻11 की रेंज की होती है। अल्ट्रावायलेट जो वेव्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट वाली, इनकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻9 से 10⁻⁻7 के आसपास होती हैं, है ना। विजिबल लाइट जो होती है ना ये 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इंफ्रारेड जो होती है, इंफ्रारेड आपकी 10⁻⁻6 की रेंज की होती है, 10⁻⁻5 रेंज तक की। और ये जो आपकी टीवी वेव, मोबाइल, ये जो वेवलेंथ होती है बड़ी होती हैं, इनकी जो रेंज होती है वो फ्यू मिलीमीटर से लेकर के फ्यू किलोमीटर तक की होती है। ये वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में, आज हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको, है ना। इसमें से जो हीट रेडिएशन की बात करते हैं जिसके कारण गर्मी होती है, ध्यान दीजिए गामा रेज के कारण गर्मी नहीं होती, एक्स रेज के कारण गर्मी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये रेज जो होती है ना ये रेज एब्जॉर्ब नहीं होती हैं किससे। जैसे एक्सरे हमारे शरीर में डालते हैं तो एब्जॉर्ब नहीं होती हैं ज़्यादा, बहुत कम, कोई रेयर एब्जॉर्ब होती है। जैसे अगर मान लीजिए एक्सरे मशीन काम कर रही है सुबह से लेकर शाम तक किसी लैब के अंदर, पैथोलॉजी लैब होती है उसमें एक्सरे मशीन काम करती है सुबह से लेकर शाम तक, तो उसकी जो एल्यूमिनियम की शीट होती है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होती। क्यों? उसमें एक्सरे रुकी नहीं। भाई कोई चीज़ दुनिया में गर्म कब होगी? जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो, एब्जॉर्ब ही ना हो तो गर्मी नहीं होगी। तो गामा रेज एंड एक्स रेज जो होती हैं ये ऐसी रेज होती हैं कि ये एब्जॉर्ब ही नहीं होती, निकल जाती है, आर पार निकल जाती है, दीवार में से निकल जाती हैं आर पार, इसलिए इनमें गर्मी फील नहीं होती। लेकिन ये जो अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड होती हैं ये हीट रेडिएशंस होते हैं, इनसे गर्मी फील होती है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब होती हैं, यानी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और बर्तन एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे माइक्रोवेव जो होता है ना आपका, तो माइक्रोवेव में देखिए गर्म हो जाती हैं चीज़ें, तो दैट इज हीट रेडिएशन। जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है वो हीट रेडिएशन है।
टेलीविजन की रेज, मोबाइल रेज, ये सब हीट रेडिएशंस नहीं होते हैं, है ना। ये मतलब बहुत, क्योंकि एब्जॉर्ब तो होते हैं, ये एब्जॉर्ब तो होते हैं, लेकिन इनमें एनर्जी नहीं होती इतनी कि गर्म कर सकें ज़्यादा, या फील नहीं होता है, या आप ये कहिए। तो हीट रेडिएशंस जो है ना इस रेंज के अंदर आते हैं, और किसी बॉडी पर जब हीट रेडिएशंस आते हैं तो वो गर्म होती है बॉडी। एब्जॉर्ब होंगे तो गर्म होगी, नहीं एब्जॉर्ब होंगे तो गर्म नहीं होगी। तो ये हमने रेडिएशंस के बारे में ये बात बता दी। अब हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। बिहेवियर ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन बॉडी। इंसिडेंट ऑन बॉडी, तो देखिए क्या होगा। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, अब इस पे थर्मल रेडिएशंस आए, मान लो कहीं से आ गए, कहीं से आ गए, कोई भट्टी वट्टी जल रही थी पास में, उसमें से रेडिएशन आ गए। तो रेडिएशंस जो आए वो क्यू अमाउंट के आए, क्यू अमाउंट के आए। तो मैं कहूंगा क्यू इज टोटल इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी। तो क्यू रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट हुई, मान लो। अब इस क्यू में से ये बॉडी तीन तरह से डिवाइड कर देती है इनको। कुछ पार्ट जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर, तो जो एब्जॉर्ब हो जाता है उसे कहते हैं क्यू ए। तो क्यू ए इज व्हाट? एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन एनर्जी। कि बॉडी में रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है बेटा थोड़ी सी, राइट। क्यू आर इज रिफ्लेक्टेड रेडिएशन एनर्जी, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन एनर्जी। क्यू टी इज ट्रांसमिटेड रेडिएशन एनर्जी, राइट। अच्छा जी, तो Q कितना आ जाएगा? Q आ जाएगा क्यू ए क्यू आर प्लस क्यू टी। मतलब ये हुआ कि बॉडी पर जो एनर्जी आती है उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, कुछ हिस्सा ट्रांसमिटेड होता है। अब देखिए, जैसे यहां पर मान लो क्यू एनर्जी आई तो क्यू ए तो एब्जॉर्ब हो गया, है ना। इसमें से कुछ हिस्सा क्यू टी ट्रांसमिट हो जाता है, आर पार निकल जाता है, कुछ हिस्सा यहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट। ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन हुआ। आने वाली एनर्जी, एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी, रिफ्लेक्ट होने वाली एनर्जी, ट्रांसमिट होने वाली एनर्जी। रिफ्लेक्ट होने वाली एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब देखिए, इसको हम कह सकते हैं 1 इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू। ये आपका 1 है। अब देखिए, आप इसको 1 को लिखिए आप ए प्लस आर प्लस टी, ठीक है। ए को हम क्या कहते हैं? अब आप यहां देखिए, मैंने क्यू से डिवाइड किया है उसको, सारे को, पूरी इक्वेशन को क्यू से डिवाइड कर दिया, तो ए प्लस आर प्लस टी। अब ये ए क्या है, आर क्या है, टी है क्या है, इसको समझिए आप। ए को कहते हैं क्यू ए अपॉन क्यू, इसे कहते हैं एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन बाय बॉडी, है ना। एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन एनर्जी by a body upon total incident radiation energy तो absorbed radiation energy by a body upon total incident radiation energy, total incident radiation energy। तो ये A बराबर आ जाएगा क्यू ए अपॉन क्यू, है ना। अब इसके अंदर ध्यान दीजिए, अगर हम इसको किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली एनर्जी से रिलेट कर दें तो आप बात को समझिए। ए लैम्डा, अच्छा इसका नाम बता देता हूं मैं एक बार, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्टिविटी और कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन।
इसका नाम है एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी और कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये आप लिख लीजिए, राइट। हाँ जी। अब अगर इसको मैं पर्टिकुलर लैम्डा की बात करूं, देखिए ए लैम्डा, इसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिविटी, मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी, मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिविटी। इसमें पता है क्या होगा, इसमें होगा क्यू लैम्डा ए अपॉन क्यू लैम्डा। व्हाट इट मीन, इसका मतलब है एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन एनर्जी बाय अ बॉडी करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ लैम्डा, करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ है ना, लैम्डा वेवलेंथ, इसको थोड़ा मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लैम्डा वेवलेंथ, राइट। अपॉन क्या है, अपॉन है टोटल इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी बाय द बॉडी करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा वेवलेंथ। बिल्कुल ये है ना, एक्चुअल में ये फंडामेंटल मैंने एक की डेफिनेशन दी है, आर भी इसी तरह डिफाइन करेंगे, टी को भी इसी तरह डिफाइन करेंगे। तो देखिए मैं थोड़ा सा इस डेफिनेशन को जो है ना इलेबोरेट कर रहा हूं कि फंडामेंटली हुआ क्या है। फंडामेंटली बड़ी सिंपल सी चीजें हुई हैं, वो मैं आपको ए आर और टी तीनों को अलग अलग करूंगा एकदम। जैसे हमने ए को किया वैसे आर भी होगा, वैसे ही टी भी होगा। जैसे हमने ए को क्या किया, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट है ना, आर को करेंगे तो क्या कर देंगे, रिफ्लेक्टेड अमाउंट, टी को करेंगे तो क्या कर देंगे, ट्रांसमिटेड अमाउंट। ठीक है, देखो अभी मैं इसको यहां पे बताता हूं कि क्यू क्या था, क्यू था टोटल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन, क्यू क्या था, टोटल अमाउंट ऑफ इंसिडेंट हीट रेडिएशन ऑन बॉडी। ये बेटा टोटल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन ऑन द बॉडी। अच्छा, क्यू लैम्डा करेंगे तो, अगर पर्टिकुलर लैम्डा का लेंगे तो, पर्टिकुलर लैम्डा का लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ इंसिडेंट और इनकमिंग, इंसिडेंट और इनकमिंग एक ही बात होती है बेटा, इनकमिंग हीट रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू ध्यान दो, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन, टोटल अमाउंट ऑफ इंसिडेंट और इनकमिंग हीट रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा वेवलेंथ, यानी हम लैम्डा वेवलेंथ वाली पर्टिकुलर रेडिएशन ले रहे हैं, स्पेसिफिक रेडिएशन ले रहे हैं, वो वाला, ये हमने बात कर ली। इसी तरीके से अब हम पता है क्या बोलेंगे, क्यू ए, यहां पर मैं बोलूंगा क्यू लैम्डा ए, ध्यान दो, क्यू लैम्डा ए बोलूंगा मैं। क्यू ए को क्या बोलूंगा बताओ, क्यू ए को क्या बोलूंगा, क्यू ए को बोलूंगा एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन, सबको एक तरीके से डिफाइन करूंगा मैं, हीट रेडिएशन, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन है ना, बाय द बॉडी। जो यहां पे बॉडी ली है ना वही बॉडी लेंगे बेटा। अब क्यू लैम्डा ए ये क्या है, ये वही है एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू
करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ लैम्डा। यार अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या लिखने वाला हूं आगे। देखो आप समझ गए होंगे क्यू आर को मैं क्या लिखने वाला हूं, है ना, और क्यू लैम्डा आर को क्या लिखने वाला हूं। बताओ क्यू आर को क्या लिखने वाला हूं? कुछ नहीं, एग्जैक्टली यही लिखूंगा मैं, कुछ भी नहीं लिखूंगा, कुछ भी नहीं लिखूंगा, सब कुछ मैं ऐसा का ऐसा ही लिखूंगा जैसा अभी यहां लिखा है, बस केवल वर्ड को चेंज कर दूंगा। एब्जॉर्ब्ड है, इसको मैं कर दूंगा रिफ्लेक्टेड, बस। रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन बाय द बॉडी, बस इतना रिफ्लेक्ट हो गया बेटा। यहां पर भी मैं ऐसा ही करूंगा, एब्जॉर्ब की जगह रिफ्लेक्टेड अमाउंट कर दूंगा, बस और कुछ नहीं। रिफ्लेक्टेड अमाउंट, रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ लैम्डा। ये रहा, ठीक है ना। तो ये बात है बेटा। क्यू ट्रांसमिटेड क्या होगा? क्यू ट्रांसमिटेड होगा ट्रांसमिटेड अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन बाय बॉडी, है ना। इसी तरीके से क्यू लैम्डा ट्रांसमिटेड, यानी कि अब उस लैम्डा वाली ट्रांसमिटेड आ जाएंगे, स्पेसिफिक आ जाएंगे, है ना। हाँ, तो इसमें क्या होगा, वही ट्रांसमिटेड अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ लैम्डा, सेम कहानी। लेकिन अब एक बात ध्यान रखने की है, यहां देखिए हमने 4 जो है ना कॉलम बनाए। फर्स्ट कॉलम टोटल है और 4 कॉलम क्या है, उसकी रिजल्ट है, मतलब डिवीजन है। तो अब देखिए मैं यहां पर इसको इस तरह से लिख देना चाहता हूं, चलो नीचे लिख देते हैं। टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। अब मैं देखो इसको यहां पर 2 तरह से लिखूंगा। अगर मैं कैपिटल क्यू के बारे में बात करता हूं जिसमें सारे वेवलेंथ मौजूद हैं, तो क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी, करेक्ट। अगर मैं वेवलेंथ पर्टिकुलर के बारे में बात करता हूं, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर इसके अंदर क्यू का डिवीजन करता हूं, तो ये आ गया क्यू ए अपॉन क्यू, ये आ गया क्यू आर अपॉन क्यू, ये आ गया क्यू टी अपॉन क्यू, है ना। अगर मैं यहां पर क्यू लैम्डा से डिवीजन कर देता हूं, तो ये आ गया क्यू लैम्डा ए अपॉन ए, सॉरी क्यू लैम्डा प्लस क्यू लैम्डा आर अपॉन क्यू लैम्डा प्लस क्यू लैम्डा टी अपॉन क्यू लैम्डा, राइट। अब ध्यान दीजिए, इसको हम कहेंगे 1 इक्वल टू ए प्लस आर प्लस टी, इसको हम कहेंगे 1 इक्वल टू ए लैम्डा प्लस आर लैम्डा प्लस टी लैम्डा, राइट। ये आपका है। अब ध्यान दीजिए आप यहां पर मैं क्या डिफाइन करने जा रहा हूं, पता है मैं क्या लिखने जा रहा हूं? मैं लिखने जा रहा हूं ए को एब्जॉर्प्टिविटी, लिख दिया मैंने, और ए लैम्डा को मैं लिख रहा हूं मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिविटी। मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल कलर, हाँ जी, मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिविटी, ध्यान दो आप। ओके, अब ए को मैंने कहा एब्जॉर्प्टिविटी और ए लैम्डा को मैंने कहा मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिविटी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये ए और ए लैम्डा दोनों बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, और ये बराबर होता है क्यू एब्जॉर्ब्ड अपॉन क्यू, और ये बराबर होता है क्यू लैम्डा ए अपॉन क्यू लैम्डा। ये हमेशा ही बराबर होते हैं, हमेशा ही बराबर होते हैं। अच्छा, यहां मैं आपको थोड़ा सावधान कर देता हूं, बहुत ज्यादा सावधान कर देता हूं। कुछ किताबें मैंने मार्केट में ऐसी देखी हैं जिनमें ऐसा लिखा हुआ है ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ए लैम्डा डी लैम्डा 0 टू इंफिनिटी। कुछ एक किताबें हैं, मतलब बहुत मतलब
अब ये क्या है कि कोई भी लिख देता है ना, उनको पता रहता नहीं है, एक ही चीज़ को वो बना देते हैं कुछ अलग तरह से। ये जो है जिस भी किताब में ऐसा लिखा हुआ हो उस किताब को कभी मत पढ़ना, मतलब उस राइटर को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छे बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, जैसे है ना एच सी वर्मा वगैरह तो सही है सब, एच सी वर्मा जी सही है, डी सी पांडे जी भी सही है, लेकिन कुछ किताबें हैं बाजार में जिनमें इस तरह का लिख दिया जाता है, वो किताबें आप ना पढ़ा करें। पता नहीं शायद एनसीईआरटी का, मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, एनसीईआरटी का देख लेंगे, एनसीईआरटी में शायद ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे अब अगर अपन आर की बात करते हैं, रिफ्लेक्टिविटी, तो देखिए रिफ्लेक्टिविटी क्या होती है। रिफ्लेक्टिविटी के बारे में और फिर आर लैम्डा के बारे में एक ही बात है, इसे कहेंगे मोनोक्रोमेटिक रिफ्लेक्टिविटी। मोनोक्रोमेटिक रिफ्लेक्टिविटी, है ना। अब ये मोनोक्रोमेटिक रिफ्लेक्टिविटी जो होती है ना बेटा, इसे मैं कह दूंगा R इक्वल टू आर लैम्डा इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू, इट इज इक्वल टू क्यू लैम्डा आर अपॉन क्यू, ये आएगी क्यू लैम्डा, सॉरी, है ना। यहां भी वही बात है कि ये चीज नहीं होगी, ये चीज यहां भी नहीं होगी, ये दोनों बराबर ही होते हैं एक्चुअल में, है ना, तो दिस इज रॉन्ग। और इसी तरह की बात हम ट्रांसमिटिविटी के बारे में भी करेंगे कि टी को और टी लैम्डा को, टी को हम कहेंगे ट्रांसमिटिविटी, 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 ठीक है ना, ट्रांसमिटिविटी, और इसको टी लैम्डा कहेंगे मोनोक्रोमेटिक ट्रांसमिटिविटी। मोनोक्रोमेटिक ट्रांसमिटिविटी, ठीक है। ट्रांसमिटिविटी को हम कहेंगे टी इक्वल टू टी लैम्डा, और वही कहानी है पूरी, बस यहां भी जो है ये चीज नहीं होगी। एक्चुअल में मेरे सामने कुछ ऐसी किताबें पहले आ चुकी हैं यहाँ पर, तो वो चीज़ें गलत हैं, पता नहीं ये इधर की तरफ ही क्यों बिक रही हैं इस तरह की किताबें, है ना, तो ये ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे कि इनका जो सम है ना वो क्या है। देखिए सम आपको मैंने कहा 1, a प्लस आर प्लस टी, ये सम 1 है बेटा। इसको हमने कहा a लैम्डा प्लस आर लैम्डा प्लस टी लैम्डा, ये सब 1 है ना। अब अगर मैं एक ऐसी बॉडी को डिफाइन करूं कि जिसमें r बराबर 0 हो और t बराबर 0 हो, तो बताइए क्या हो जाएगा फिर। अगर r बराबर 0 और t बराबर 0, ये t है बेटा, तो t बराबर 0 तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इसको कहेंगे क्यू a अपॉन क्यू, है ना। अब अगर आपके पास में ये आ गया तो इसमें हम कहेंगे कि क्यू a इक्वल टू क्यू, इक्वल टू क्यू। इट मीन्स सच अ बॉडी, it means such a body which is such a body will absorb all the radiations, it means such a body will absorb all the radiations incident on it. तो it means such a body will absorb all the radiations incident on it. ये इनके ऊपर इंसिडेंट सारे के सारे रेडिएशंस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा ये। और जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा सारे के सारे रेडिएशंस को, तो देखिए क्या होगा। सच बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, such body is called as black body, black body। तो देखो ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन क्या है बेटा, ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन है, ब्लैक बॉडी की फंडामेंटल डेफिनेशन ये है कि R बराबर 0, T बराबर 0, A बराबर 1,
और क्या, QA बराबर Q, ये आपकी डेफिनेशन है ना। वट एवर अमाउंट ऑफ हीट इज इंसिडेंट ऑन इट 100% एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स, ध्यान दीजिए, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स 100% रेडिएशंस। Black body absorbs 100% radiations incident on black body absorbs 100% radiations incident on it। तो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेती है, 100% एब्जॉर्प्शन। अच्छा चलिए, अब जब ये ब्लैक बॉडी 100% रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है तो क्या ऐसी चीजें इस दुनिया में पाई जाती हैं, ऐसी ब्लैक बॉडीज होती हैं इस दुनिया में? तो मैं बताता हूं कि इनफैक्ट नो बॉडी इन वर्ल्ड, नो बॉडी इन नेचर, ऐसे लिखो, नो बॉडी इन नेचर इज 100% ब्लैक बॉडी। कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो 100% ब्लैक बॉडी हो। लैम्प ब्लैक जो होती है ना, बत्ती वाला काजल, जो कई बार आपने घरों में देखा होगा, बनाते भी हैं हम लोग, लैम्प ब्लैक, बत्ती वाला काजल है ना। एक दिए के अंदर तेल लेकर के, बत्ती लेकर के उसका काजल बना दिया जाता है ना। तो बत्ती वाला काजल जो होता है 96% जो है ना ब्लैक बॉडी होती है, यानी 96% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लेटिनम ब्लैक, अगर मैं प्लेटिनम ब्लैक की बात करता हूं, प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक मतलब प्लेटिनम के तार को जला के काजल बनाया जाता है। बिल्कुल, प्लेटिनम के तार को जला के भी कागज बनाया जा सकता है। प्लेटिनम जलता है बहुत आराम से। तो प्लेटिनम का जो तार होता है ना, वो 99% ब्लैक बॉडी होती है। फेरीज ब्लैक बॉडी, फेरीज कंस्ट्रक्टेड ब्लैक बॉडी होती है। बताइए, फेरीज ने कंस्ट्रक्ट किया था ब्लैक बॉडी को, कंस्ट्रक्टेड ब्लैक बॉडी। अब इसमें कंस्ट्रक्शन होता है थोड़ा सा ब्लैक बॉडी का, और बड़ा ही सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। आप समझने की कोशिश करेंगे तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। फेरीज ब्लैक बॉडी, फेरीज ब्लैक बॉडी जो होती है ना, 99.99% ब्लैक बॉडी होती है ना। चलिए, जैसे आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप जूम सेशन में डिस्कस कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहां पर क्या होता है, फेरीज ब्लैक बॉडी इस तरह से होती है, एक मतलब जो है ना होलो कार्डबोर्ड का एक स्फीयर बनाया जाता है, होलो स्फीयर बनाया जाता है कार्डबोर्ड का, है ना। फिर यहां पे एक इस तरह से एक कोन जैसा ऐसे यहां से एक फाइन होल रख दिया जाता है इसके अंदर, इट इज अ होल। हाँ, इस तरह का एक फाइन होल रख दिया जाता है इसके अंदर, यहां होल होता है, बहुत पतला होल होता है बेटा। ये देखिए ऐसा होल होता है ना। अच्छा, इस होल के बाद में यहां पर एक जो है कोन और होता है एक, और उस कोन की जो रेजिंग होती है वो इस तरह की होती है कि इसका जो ये टिप होता है और उसका जो टिप होता है, ये कभी भी अलाइन नहीं करते एक दूसरे के। यानी कि इस बात का इंतजाम किया जाता है, इस बात की व्यवस्था की जाती है कि यहां पर हमने जो एक ये कोन बनाया है, अंदर सॉलिड कोन, अंदर की दीवारें काली पोत देते हैं। ये वाला जो कोन बनाया है जिसमें यहां छेद है, उसके अंदर हम इस बात का अरेंजमेंट करते हैं कि इसका जो एक्सिस है, इसकी जो एक्सिस है और इसका जो टिप है, ये दोनों अलाइनमेंट में कभी भी ना हो, कभी भी एक लाइन में ना हो, एक सीध में ना हो, अलग अलग हो, ऊपर या नीचे। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कैसे भी, लेकिन एकदम सीध में नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा नीचे रखते हैं, नीचे ऊपर किधर भी रख सकते हो आप। अब होता क्या है, इसका रिजल्ट ऐसा जब कार्यक्रम कर देते हैं हम, अंदर से पूरा ब्लैक पोत देते हैं, अंदर से ऐसा बनाया जाता है। अब यहां से अगर कोई लाइट की रे एक बार घुस गई ना, अगर एक बार एक रे ऑफ लाइट घुस गई तो पता है ये रे ऑफ लाइट क्या करती है, अंदर जाती है, यहां से टकराती है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है,
रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता रहता है, और ये रिफ्लेक्शन जिंदगी भर चलता रहता है, बाहर नहीं आ पाती। इसे कहते हैं फेरिज ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ये 99.9% ब्लैक बॉडी होती है। तो देखिए आप अपना फॉर्मूला चार्ट देखिए, ये कॉन्वेक्शन वाला तो आप लिख ही देंगे, है ना। हाँ, ब्लैक बॉडी तक की बात हम कर चुके, है ना। अब हम बात करेंगे एमिसिव पावर और एमिसिविटी, इन दोनों की बातें करेंगे, है ना। देखो मैं एमिसिव पावर की बात करता हूं। एमिसिव पावर को बेटा हम कैपिटल ई से लिखेंगे, एमिसिव पावर को हम कैपिटल ई से लिखेंगे। किसी किसी बुक में इसको स्मॉल ई से भी लिखा गया है, लेकिन मैं तो कैपिटल ई से ही लिखता हूँ, मेरी आदत कैपिटल ई से लिखने की बात है। तो ध्यान दीजिए एमिसिव पावर क्या होती है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। एवरी बॉडी रेडिएट्स हीट रेडिएशंस due to its own temperature, ध्यान दीजिए हर बॉडी इस दुनिया की, कोई भी बॉडी जो है ना वो हीट रेडिएशंस एमिट करती है, राइट। तो एवरी बॉडी रेडिएट्स हीट रेडिएशंस ड्यू टू इट्स ओन टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर के कारण करती है। जैसे मैं अपने टेम्परेचर के कारण करूंगा, मैं तो एक बॉडी हूं, मैं भी एक बॉडी हूं, तो मैं अपने टेम्परेचर के कारण हीट रेडिएशन करूंगा, और जो ये अपना बोर्ड है ये अपने टेम्परेचर के कारण अपने कर्मों से हीट रेडिएशन कर रहा है। सब अपने अपने कामों से अपने अपने टेम्परेचर के कारण हीट रेडिएशन करते हैं, है ना। तो देखिए एमिसिव पावर की डेफिनेशन क्या है। एमिसिव पावर इज डिफाइंड एज एमिसिव पावर इज डिफाइंड एज emitted heat radiations by a body of unit area in unit time। इन यूनिट टाइम। तो देखो बेटा कैपिटल ई को हमने क्या कहा, कैपिटल ई को हमने कहा हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये बात हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको मैं कहूंगा कैपिटल ई बराबर Q अपॉन एरिया अपॉन टाइम। Q को क्या कहते हैं, Q को कहते हैं रेडिएटेड हीट एनर्जी, Q को कहते हैं रेडिएटेड हीट एनर्जी। ए को कहते हैं एरिया और टी को कहते हैं टाइम। ये बेटा ई आ गया, ये क्या गया, ई आ गया। इसकी देखना यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जूल अपॉन सेकंड को क्या कहते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आपका ई आ गया बेटा, करेक्ट। तो ये आपके पास में वॉट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए अगर इसमें हमने पर्टिकुलर लैम्डा के बारे में बात करी जैसे पहले करी थी, तो अब यहां एक बड़ा पंगा होता है, बहुत ही पंगा होता है। होता क्या है, अभी तक हमारे को एक भी ऐसी बॉडी नहीं मिली जिस पर पर्टिकुलर लैम्डा का एनर्जी निकल पाती हो, एक भी बॉडी नहीं है। एक फिक्स लैम्डा एमिशन पॉसिबल ही नहीं है, यानी 100% फिक्स लैम्डा एमिशन पॉसिबल नहीं है। एब्जॉर्प्शन तो पॉसिबल है, एमिशन पॉसिबल नहीं है। ये मतलब हमारे इस यूनिवर्स में कहीं भी नहीं है कि कोई अगर एमिट करता है थोड़ा बहुत लैम्डा का डिफरेंस आ ही जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है कि हर मटेरियल के अंदर एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है वो अलग अलग एनर्जी लेवल पर होता है। और कभी भी हम एकदम एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशन होता है ना, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाते हम कभी भी।
इसलिए 100% फिक्स लैम्डा नहीं निकल पाता है, यानी लैम्डा में थोड़ा सा गैप आता ही आता है, वेवलेंथ में गैप आएगा ही। तो हम पता है क्या करेंगे, ये आपकी एमिसिव पावर है बेटा E, इसका नाम क्या है, एमिसिव पावर। अब मैं देखो इस एमिसिव पावर को थोड़ा सा जो है ना शिफ्ट करके आगे ले जा रहा हूं, एमिसिव पावर। अब मैं कहूंगा ई लैम्डा, ये ई लैम्डा थोड़ा सा क्या है, इसको कहेंगे मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर, मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर। मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर। अब ये मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर पता है क्या है, ये है Q लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा डिवाइड बाई एरिया डिवाइड बाई टाइम एंड डिवाइड बाई डी लैम्डा। ये है बेटा, इसका मतलब क्या होता है समझिए, क्योंकि मैंने जैसे अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक फिक्स लैम्डा का एमिशन पॉसिबल नहीं है किसी भी बॉडी से, किसी बॉडी से नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं इसके लिए जैसे मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर को डिफाइन करना है तो हम कहेंगे रेडिएंट एनर्जी, रेडिएटेड हीट एनर्जी, रेडिएटेड हीट एनर्जी ऑफ लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, रेडिएटेड हीट एनर्जी ऑफ लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, है ना। तो ये आ जाएगा A इंटू टी इंटू डी लैम्डा। अब ये आप कहेंगे कि डी लैम्डा का भाग क्यों लगाया हुआ है, चलो इसलिए लगाया है डी लैम्डा भाग, हमें चाहिए मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल। अब आप देखिए ये डेफिनेशन देना हमारी जिम्मेदारी बन गई, मतलब एक तरीके से ये हमारा वो कहते हैं ना क्या बोलते हैं, मजबूरी बन गई है, हमारी मजबूरी बन गई है कि हमें ये ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर लैम्डा एमिट ही नहीं होता, तो भैया डेफिनेशन कैसे दे दोगे जब एमिट ही नहीं होती कोई चीज़। तो हमने क्या किया, इसमें रेडिएटेड हीट एनर्जी हमने काउंट की है एक रेंज के लिए, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा एक रेंज बनाई है। डी लैम्डा इज ए स्मॉल रेंज, कि भाई यहाँ तक चलो एक फिक्स नहीं हो सकती, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है ना। फिक्स लैम्डा नहीं आ सकता तो लैम्डा से थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। मान लीजिए आपने चाहा कि भाई 5000 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी निकालो, अब साहब 5000 एंगस्ट्रॉम की एग्जैक्ट नहीं निकल पा रही, तो आप क्या करें, आप ऐसा करें 4950 से लेकर के 5050 तक निकाल दें, और क्या है, तो थोड़ा सा गैप निकाल दो, और क्या है, कम इधर थोड़ा कम कर दो, इधर थोड़ा ज़्यादा कर दो, तो आपने डिफरेंस निकाल दिया। अब डिफरेंस निकाल दिया तो भैया डिफरेंस तो फिर मोनोक्रोमेटिक नहीं हुई ना, डिफरेंस तो फिर काफ़ी सारी लैम्डा हो गई। तो हम क्या करें, उस डिफरेंस का भाग लगा दें डी लैम्डा का। तो हमने लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक का कैलकुलेट किया और फिर डी लैम्डा का भाग लगा दिया, तो मोनोक्रोमेटिक हो गई, राइट। ये आपका ई लैम्डा हुआ, इसे कहेंगे मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर, मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने जो ई को कहा था वो एमिसिव पावर कहा था Q/AT, है ना। अब मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर को हमने कहा ई लैम्डा इट इज इक्वल टू Q, कहां से कहां तक, लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, और इसको कहा हमने A, T एंड डी लैम्डा। देखो अब इसको अगर मैं यहां पर इसकी डायमेंशन लिखूं ना, ई की एमिसिव पावर की डायमेंशन लिखो, Q होता है M1 L2 T-2, A होता है L2 और T होता है T1, तो E कितना आ जाएगा, M1 L0 T-3। ये आपकी एमिसिव पावर आ गई, राइट, एमिसिव पावर आ गई। मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर देखो ये क्या आएगी, Q है लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ठीक है भाई, Q है, चाहे किसी भी रेंज की एनर्जी है लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक की, लेकिन है तो Q ना, तो Q यानी एनर्जी, एनर्जी को कहेंगे M1 L2 T-2। हाँ जी, ध्यान दीजिए यहाँ एनर्जी जो है वो सारी लैम्डाज की है, वहाँ किसी ग्रुप की है, तो ये वाली लैम्डा तो देखो, ये वाली एनर्जी तो सारी लैम्डा की, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक सारी, और वो किसी ग्रुप की है। ये आपका A है तो L2, T है तो टाइम, और डी लैम्डा एक लैम्डा डिफरेंस है जिसकी डायमेंशन L1 होती है। तो आपका ई लैम्डा की डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, यहां पे मैं लिख देता हूं, ई लैम्डा की आपकी डायमेंशन आ जाएगी M1 L-1
T-3। ये डायमेंशन का डिफरेंस आएगा यहाँ पे, देखिए दोनों जगह। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ई को हम कहते हैं टोटल एमिसिव पावर, ये भी एक नाम है, टोटल एमिसिव पावर। केवल एमिसिव पावर या टोटल एमिसिव पावर। अगर आपने केवल एमिसिव पावर बोला है, इसका मतलब भी टोटल ही है, क्योंकि एमिसिव पावर हमने डिफाइन की है पूरी एनर्जी के लिए, है ना। हाँ, मोनोक्रोमेटिक जब हम बोल देते हैं तब थोड़ा सा पंगा हो जाता है, टोटल एमिसिव पावर। और ई लैम्डा है मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है कि जो टोटल एमिसिव पावर है वो किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है ना, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इनमें रिलेशन आएगा आपका, तो कैपिटल ई बराबर आएगा ई लैम्डा डी लैम्डा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए एक्चुअल में ये डेफिनेशन जो है ना, ये है फंडामेंटल डेफिनेशन एमिसिव पावर के लिए, ई लैम्डा डी लैम्डा, राइट। तो ये एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन आ गई, करेक्ट। अच्छा, अब ये कुछ जो राइटर्स जो है ना, अब पता नहीं क्या है, ये स्कूल राइटर्स होते होंगे, बोर्ड के राइटर्स होते होंगे, कुछ कैसे कर देते हैं बीच बीच, तो वो उन्होंने उसको वहाँ पे अप्लाई कर दिया, जबकि वो चीज़ एकदम अलग है, ये चीज़ एकदम अलग है। देखिए उसमें एक ही कोई डायमेंशन नहीं थी, एक ही कोई डायमेंशन नहीं थी, ए लैम्डा की कोई डायमेंशन नहीं थी, आर की कोई डायमेंशन नहीं थी, आर लैम्डा की कोई डायमेंशन नहीं थी, टी की कोई डायमेंशन नहीं थी, टी लैम्डा की कोई डायमेंशन नहीं थी। दीज ऑल आर सिंपल रेशियो, दीज ऑल आर सिंपल रेशियोज। और सिंपल रेशियो को कभी इंटीग्रेशन नहीं किया जाता बेटा, ध्यान रखना, सिंपल रेशियो का कभी इंटीग्रेशन नहीं किया जाता है, अगर करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। सिंपल रेशियो का इंटीग्रेशन नहीं किया जाता है, मैथमेटिकली नहीं किया जाता, राइट। चलिए, तो ये आपका एमिसिव पावर वाली बातें हो गई। और एमिसिव पावर में देखिए यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर, आप अपना फॉर्मूला चार्ट देखो, फॉर्मूला चार्ट में थोड़ा सा आप लोग समझिए, फॉर्मूला चार्ट में क्रक्स होता है ना। फॉर्मूला चार्ट केवल क्रक्स होता है, डिटेल आपको मेरे लेक्चर में मिलेगी। तो वो तो बेटा भाई इसीलिए तो बनाया गया है, नहीं तो फिर मतलब अगर फॉर्मूला चार्ट में सब कुछ समझा दें, और समझ में कैसे आ जाएगा, आता ही नहीं है। समझ में तब आता है जब बातें करते हैं, जब हम बातें करते हैं, है ना। तो आप समझिए इसको, चीज़ें जो है ना, तो हमने एमिसिव पावर की सारी बातें कर ली है। अब मैं बात करूँगा एमिसिविटी की, है ना। तो देखिए एमिसिविटी, ये भी एक बड़ी रेशियो वाली टर्म है, एमिसिविटी। एमिसिविटी को मैं स्मॉल ई से लिखता हूं, कई बुक्स में इसको एमिसिविटी को इससे ऐसे लिखा गया है, शायद एनसीईआरटी में भी ऐसे ही लिखा गया है ना। हाँ, देखिए मैंने एमिसिव पावर को कैपिटल ई से लिखा था, है ना, और अब मैं एमिसिविटी को स्मॉल ई से लिख रहा हूं। ये एमिसिविटी क्या है? तो एमिसिविटी इज रिलेटिव एमिसिव पावर, relative emissive power with respect to black body, with respect to black body, black body, है ना। This is what emissivity, this is ratio of emissive power of a given body, ध्यान दीजिए, दिस इज रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ अ गिवन बॉडी टू दी एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, अंडर द सेम कंडीशंस, अंडर द सेम सराउंडिंग कंडीशंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एट सेम टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर नहीं होना चाहिए बेटा। तो ध्यान दीजिए, स्मॉल ई को हम क्या लिखेंगे? स्मॉल ई को लिखेंगे हम कैपिटल ई अपॉन ई बी। व्हाट इज दिस कैपिटल ई अपॉन ई बी? कैपिटल ई इज एमिसिव पावर ऑफ अ गिवन बॉडी, और ई बी क्या है? एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो कैपिटल ई है एमिसिव पावर ऑफ अ गिवन बॉडी,
अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। राइट, ये आपका ई आ गया। अब आप आगे देखिए, जब आपके पास में ई आ गया, इसको मैं ई लैम्डा भी बोलूंगा। ई लैम्डा को हम कहेंगे मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी। इट इज कॉल्ड एज एमिसिविटी। ध्यान दीजिए, मैं ई लैम्डा लिख रहा हूं मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी। मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी, राइट, मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी। इसे कहेंगे हम ई लैम्डा। मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी को देखो हम क्या कहेंगे, ई लैम्डा अपॉन ई लैम्डा बी। अब देखो ये ई लैम्डा अपॉन ई लैम्डा बी, इसका मतलब ये हुआ कि मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ऑफ गिवन बॉडी अपॉन मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ध्यान दो, मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ऑफ गिवन बॉडी अपॉन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है ना, ये आया। अच्छा, अब देखिए आप, ये हो गया ना आपका ई लैम्डा। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं यहां पे। मैं कहना चाहता हूं ई बराबर ई लैम्डा बराबर ई अपॉन ई ब्लैक बॉडी बराबर ई लैम्डा अपॉन ई लैम्डा बी। ये क्या बात है भाई? देखो ये क्या बात है, ये एक्चुअल में रेशियो है सिंपली। और मैं बताता हूं होता क्या है। जैसे टोटल एमिसिव पावर और टोटल एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की, मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर बॉडी की और वो उसकी बॉडी की, तो पता है क्या होता है, ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि टोटल होती है 0 से इन्फिनिटी तक सारी आती हैं। ई लैम्डा की वैल्यू बहुत कम होती है। तो मैं आपको बताऊं होता क्या है कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल, केवल मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ बेटा, ये है ना, ये कोई डेटा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रेशियो निकालना चाहता है मान लो, तो आप जरा बताना कि 900 अपॉन 1000 बराबर कितना होता है? 0.9 होता है ना। 900 अपॉन 1000 बराबर 0.9। मान लीजिए 900 उस बॉडी की है और 1000 जो है ब्लैक बॉडी की। ब्लैक बॉडी की हमेशा ही ज़्यादा होती है, ब्लैक बॉडी की हमेशा ही ज़्यादा होती है, राइट। ओके, अब देखो अगर ई लैम्डा लैम्डा बी का कोई रेशियो निकालना चाहे, तो मान लो कोई स्पेसिफिक लैम्डा का निकाल रहा है, पता कैसे होगा ये? इसकी एनर्जी आएगी 0.0009 अपॉन 0.001। अब आप निकालेंगे तो 0.9 ही आ जाएगा ये, है ना, 0.9 ही आ जाएगा। ठीक है ना, देखो एक बार आप कि ये 0.9 आएगा, क्या आएगा? 0.009 है। हाँ, तो इसका 10 टाइम्स आना चाहिए ना। बिल्कुल, तो 0.9 आ जाएगा वो। 0.009। अगर मैं यहाँ 1 0 और लगा देता हूँ तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर 0.9 नहीं, फिर तो 9 आ जाएगा। सही है एकदम। कुल मिलाकर के ये कहने का मतलब ये होता है कि ई की और ई लैम्डा, इसका रेशियो हमेशा सेम आता है। ये कभी भी अलग अलग नहीं आते हैं, कभी भी अलग अलग नहीं आते हैं। इसलिए इसको भी हम यही लिख देंगे ई लैम्डा, है ना। इसको हम कभी भी ये नहीं लिखेंगे ई लैम्डा डी लैम्डा 0 से लेके इन्फिनिटी तक, कभी भी नहीं लिखेंगे, राइट, नेवर। ठीक है, ये आपका एमिसिविटी वाली बात हो गई। अब हम बात करेंगे प्रीबोस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, बात कर लेंगे, फिर बाकी बातें अगले लेक्चर में करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट थिंग है प्रीबोस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ये देखो प्रीबोस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज जो है ना, ये एक बहुत ही वाइड मतलब की लॉ है। और वो क्या है? एवरीबॉडी इन नेचर
radiates heat as well as absorbs heat at all times at all possible temperatures, है ना। तो देखिए प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज क्या है, एवरीबॉडी इन नेचर, एवरीबॉडी इन नेचर, ऐसी एक भी बॉडी इस नेचर में नहीं है, हाँ जी, हमारा शरीर भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, टेबल भी नहीं है, हर चीज, हर चीज, ये मेरा पेन भी जो है मेरे पास स्टाइलस है ना, ये भी। तो ध्यान दीजिए, एवरीबॉडी इन नेचर, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज में एवरीबॉडी इन नेचर हैज, एवरीबॉडी इन नेचर नेसेसरीली, ऐसे लिखो, necessarily emits and absorbs, emits and absorbs, absorbs heat radiations, heat radiations continuously, continuously at all possible temperatures, at all possible temperatures, in all under all conditions, under all conditions। अब इसका मतलब समझिए कि कोई भी बॉडी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो कभी रेडिएशन को रोके या एब्जॉर्प्शन को रोके, सारा काम साथ साथ चलता है। मीन्स एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, मीन्स एमिशन ऑफ हीट रेडिएशंस, ध्यान दीजिए, मीन्स एमिशन ऑफ हीट रेडिएशंस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ heat radiation, emission of heat radiations and absorption of heat radiations। Means emission of heat radiations and absorption of heat radiations, both process simultaneously continue, at all possible temperatures, सब टेम्परेचर्स पर हमेशा हमेशा चलता रहता है, at all possible temperatures। अब बात को समझिए, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है जी, इसका कुछ भी टेम्परेचर है, चाहे कम टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर है, जो भी है, कुछ लेगी भी और कुछ देगी भी, लेना देना दोनों साथ साथ चलेगा। एब्जॉर्प्शन पक्का होगा, एमिशन पक्का होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता केवल एब्जॉर्प्शन हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता केवल एमिशन हो जाए। हाँ, एक बात जरूर है, एक कॉमन सेंस की बात है, वो तो नेचुरल बात है कि हॉट बॉडी रेडिएट्स मोर, हॉट बॉडी रेडिएट्स मोर, hot body radiates more and absorbs less, absorbs less, है ना। cold body radiates less and absorbs more। जो ठंडी बॉडी है ना वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी और रेडिएट कम करेगी, जो गर्म बॉडी है वो रेडिएट ज़्यादा करेगी और एब्जॉर्ब कम करेगी। जैसे सूरज है, हमारा सूरज कैसा है, गर्म है, बहुत हॉट है, बहुत हॉट। तो ये जो हमारे वाला सूरज है बहुत गर्म है। ऐसे बहुत सारे सूरज हैं इस दुनिया में, मतलब ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में काफ़ी सारे सूरज हैं। तो जो हमारे वाला सूरज है ना बेटा, वो क्या करता है, बहुत गर्म है। सारे ही सूरज गर्म है यार, हमारे वाला ही क्या, सारे सूरज गर्म है। जो गर्म है वो ज़्यादा निकालेंगे और कम, बहुत कम एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि एब्जॉर्ब ना करें, पक्का चलेगा साथ साथ। इसी तरीके से जो कोल्ड बॉडी है वो भी एमिट जरूर करेगी,
है ना, और एब्जॉर्ब भी करेगी और रेडिएट भी करेगी, है ना, दोनों काम, मतलब एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन साथ साथ चलेंगे हर बॉडी के अंदर। ये आपका प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज है ना। कल हम देखिए आपका जो है ना ये फॉर्मूला चार्ट चेक करो सभी बच्चे फॉर्मूला चार्ट खोलें, पेज नंबर 1 देखें। फॉर्मूला चार्ट के पेज नंबर 1 को जरा अच्छी तरह से कर लो, एक एक चीज़ को ध्यान से कर लो आप, है ना, सारी चीज़ें चेक कर लो और इनके नोट्स बना लो। ये जो कन्वेक्शन जो है ना, इसको नोट डाउन कर लो पूरा का पूरा, राइट। और थर्मल रेडिएशन मैंने आपको आज पढ़ाया है बहुत अच्छी तरह से, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, और एमिसिविटी भी मैंने बता दी, कोई यूनिट नहीं होती इसकी। कल हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ, स्टीफन्स लॉ, और इसके बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। फिर बस ये चैप्टर आपका 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आप अपनी जो है ना डीपीपी चालू कर दीजिए करना, क्योंकि डीपीपी के क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, राइट। कोई क्वेरी है तो वो आप हमेशा उसमें पूछ ही सकते हैं जूम सेशन में, राइट।